80 साल बाद वॉर और शुरू हुई थर्ड वर्ल्ड वॉर। जी हां, ये इसलिए क्योंकि अमेरिका ने अपने पिटारे से ईरान के खिलाफ निकाल लिया है वो हथियार जिसे आखिरी बार 80 साल पहले दूसरे विश्व युद्ध में किया था आखिरी प्रहार, और वो भी खाड़ी में नहीं बल्कि खाड़ी से दूर हिंद महासागर में ईरान की वॉरशिप पर। अमेरिका ने टॉर्पीडो से ऐसा वार किया, ये ईरान की फ्रिगेट भी समंदर शोलों में तब्दील हो गई। यानी साफ है, ईरान के लिए यह बड़ा आघात है तो अमेरिका के लिए बड़ी कामयाबी। यह ईरानी युद्धपोत IRIS देना भारत से लौट रहा था जिसे श्रीलंका के पास हमला कर डुबा दिया गया। इस हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खाड़ी की लड़ाई हिंद महासागर तक आई। आसमान जमीन के बाद समंदर, पहले कभी नहीं देखा ऐसा मंजर। अमेरिका ने टॉर्पीडो चलाई, ईरान की नेवी शिप डुबोई। अस्सी साल बाद लौट आया विनाशक, यही है वर्ल्ड वॉर 3 की दस्तक। जो दूसरे विश्व युद्ध से अब तक नहीं हुआ था वो अब हो रहा है। जिस हथियार का इस्तेमाल अमेरिका ने 80 साल तक नहीं किया, उसने अब ईरान के खिलाफ उतार दिया। अमेरिका ने अपने उसी विनाशक के बदौलत ईरान की फ्रिगेट को समंदर के बीचों बीच तबाह कर दिया। ईरान के फ्रिगेट IRIS देना पर अमेरिका ने अपने टॉर्पीडो M48 से सटीक निशाना लगाया और बीच समंदर फ्रिगेट शोलों में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें उसी फ्रिगेट IRIS देना की है जिस पर करीब 130 नाविक सवार थे। अमेरिका के टॉर्पीडो से हमले के बाद फ्रिगेट टूटकर बिखर गया, हिस्से समंदर में ही डूब गए। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के टॉर्पीडो अटैक पर फ्रिगेट पर सवार करीब 87 नाविकों की मौत की पुष्टि हुई, जबकि अन्य अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। ये ईरान पर बड़ी चोट है। अमेरिका ने अपने सबमरीन से मार्क 48 टॉर्पीडो दागे और ईरान का यह फ्रिगेट तबाह हो गया। ये ईरानी फ्रिगेट विशाखापत्तनम में 18 से 25 फरवरी तक आयोजित मिलान में शामिल हुई थी। इसमें शामिल होकर अब वापसी हो रही थी, तभी अमेरिका का यह हमला हुआ। अब आपको मैप के जरिए समझाते हैं कि जिस वक्त अमेरिका ने टारगेट किया उस वक्त ईरानी फ्रिगेट श्रीलंका के समुद्री सीमा से 35 किलोमीटर से ज्यादा दूर थी। करीब इतनी ही दूरी भारतीय सीमा से भी थी। अमेरिका ने जिस टॉर्पीडो से फ्रिगेट पर वार किया उसकी रेंज करीब 50 किलोमीटर, मतलब ये कि हिंद महासागर में अमेरिकी सबमरीन थी जिससे टॉर्पीडो दागा गया और समंदर ही कई ईरानी नागरिकों का कब्रिस्तान बन गया। एक तरफ अमेरिका और इजराइल
तो दूसरी तरफ ईरान। जंग का 5वां दिन। चौथे दिन अमेरिका ने हिंद महासागर में श्रीलंका के पास ईरान के एक युद्धपोत आइरिस डेना को टॉर्पीडो हमले में डुबो दिया। 87 लोग मारे गए हैं, ऐसी जानकारी श्रीलंका की सरकार की तरफ से आई है। इस युद्धपोत पर 180 नौसैनिक सवार थे और ये भारत से लौट रहा था, जहां इसने एक वॉर एक्सरसाइज में हिस्सा लिया था। बताया जा रहा है कि मात्र 32 लोगों को बचाया जा सका। इसका मतलब ये कि जिन बाकी नौसैनिकों की खोज की जा रही है, उनमें से बहुत से लोग शायद ही मिलें और ऐसे में मौत की संख्या बढ़ सकती है। शिप तैर रहा था, यूएस ने डुबो दिया। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ युद्ध आसमान और जमीन से होते हुए अब समंदर तक पहुंच चुका है। अरब सागर से निकलकर हिंद महासागर की चौहद्दी लांघ रहा है और ये दो तस्वीरें हर बीतते दिन के साथ घातक होती जंग का सबूत पेश कर रही कि तबाही का ये मंजर कितना भयंकर है। यह है ईरान का वही वॉरशिप IRIS डेना, जिसे अमेरिका ने अपने टॉर्पीडो से समंदर में दफन कर दिया। In the Indian Ocean, and we'll play it on the screen there, an American submarine sunk an Iranian warship that thought it was safe in international waters. Instead, it was sunk by a torpedo. Quiet death. IRIS डेना को समंदर में ईरान की शान कहा जाता था, जो ईरान के सबसे नए और रणनीतिक युद्धपोतों में से एक। इसमें एंटीशिप मिसाइलें, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी थी, 76 mm नौसैनिक तोपें थी, टॉर्पीडो लॉन्चर था, हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड था। लेकिन ईरान के इस युद्धपोत ने अमेरिका के एक हथियार के आगे हार मान ली। अमेरिका ने सबमरीन से ऐसा टॉर्पीडो चलाया कि 1500 टन का यह ईरानी बाहुबली समंदर में समा गया। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि हमला एक फास्ट अटैक सबमरीन से किया गया और हमले में एक MK-48 टॉर्पीडो का इस्तेमाल हुआ। दरअसल टॉर्पीडो को पानी के अंदर चलने वाली मिसाइल भी कहा जाता है, जो कि पानी के अंदर से लॉन्च होती है। टॉर्पीडो को सबमरीन से छोड़ा जाता है और यह टारगेट से टकराने या उसके बहुत पास पहुंचने पर विस्फोट कर देता है। सोनार के जरिए टॉर्पीडो टारगेट की आवाज सुनता है और फिर अटैक करता है। ईरानी युद्धपोत देना को जो अमेरिकी पनडुब्बी ने टॉर्पीडो से मारा है, वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहला टॉर्पीडो अटैक इस तरह का नहीं है, क्योंकि 1982 में फॉकलैंड युद्ध में ब्रिटेन ने भी एक अर्जेंटीना के जहाज को टॉर्पीडो से मार के गिराया था और 1971 के भी युद्ध में हमारा INS खुकरी पाकिस्तान के पनडुब्बी के टॉर्पीडो का शिकार हुआ था। हाँ, लेकिन ये अमेरिकी पनडुब्बी द्वारा टॉर्पीडो का पहला इस्तेमाल है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और ये टॉर्पीडो का आक्रमण इतना भयानक हुआ है कि उस पर सवार नाविकों को बचने का मौका नहीं मिल पाया है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। अमेरिका का कहना है कि उसने मार्क 48 नामक एक टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया है। The first sinking of an enemy ship by a torpedo since World War II. Like in that war, back when we were still the War Department, we are fighting to win. विस्फोट इतना शक्तिशाली होता है कि बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है, जैसा कि अमेरिका के इस हमले में ईरानी वॉरशिप का हुआ। अमेरिका ने दावा किया है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार टॉर्पीडो के जरिए अमेरिका ने किसी वॉरशिप को टारगेट किया है। आपको बता दें कि ईरान का यह वॉरशिप इंटरनेशनल वाटर्स में था। जहां यह ईरानी शिप डूबा, वो इलाका समुद्री क्षेत्र में श्रीलंका से करीब 40 नॉटिकल मील दक्षिण में मौजूद था और वहां ईरान को हमले की उम्मीद नहीं थी। लेकिन अमेरिका ने मौका नहीं चूका और एक ही झटके में ईरान की शान और उसके 187 नौसैनिकों को निशाना बना डाला। अमेरिका के इस हमले के बाद जंग का दायरा और फैलने की आशंका ने दुनिया को डरा दिया है। और अब 3 देशों की ये जंग मिडिल ईस्ट से निकलकर हिंद महासागर में एंट्री कर चुकी है।
फ्रिगेट पर हमले को लेकर अब ईरान ने अमेरिका को कड़ी चेतावनी दे दी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि बगैर चेतावनी दिए अमेरिका ने यह हमला किया। उनके मुताबिक इस फ्रिगेट पर करीब 130 नाविक सवार थे। अराघची ने धमकी देते हुए कहा है कि इस हमले के लिए अमेरिका को बहुत पछतावा होगा। ईरानी युद्धपोत देना को जिस तरह से अमेरिकी पनडुब्बी ने मार करके गिराया है, उससे कुछ मौलिक प्रश्न खड़े होते हैं, क्योंकि इस डिस्ट्रॉयर को भारत ने अपने यहाँ मिलान 2026 एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए विशाखापट्टनम बुलाया था। और कहा जाता है कि इस तरह के एक्सरसाइज में जिन जहाज़ों को बुलाया जाता है उसमें गोले बारूद नहीं रखे जाते हैं। और इस एक्सरसाइज से जब वो वापस लौट रहा था तो श्रीलंका के दक्षिण में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में यह अटैक किया गया है। तो ऐसे में मौलिक प्रश्न यह खड़ा होता है कि क्या निहत्थे जहाज पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में, जो कि युद्ध क्षेत्र से 200 मील दूर है, क्या आक्रमण करना सही है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक अमेरिका ने इस टॉर्पीडो का इस्तेमाल नहीं किया था और अब ईरानी फ्रिगेट को तबाह कर अमेरिका ने अपना इरादा बता दिया कि वो अब ईरान पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। दूसरी तरफ ईरान ने बदले की धमकी तो दे दी है, लेकिन क्या वो ऐसा कर पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का छठा दिन है, लेकिन ना इजराइल मान रहा है, ना ईरान थम रहा है और ना अमेरिका किसी की मानने को तैयार है। यानी पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है। लगातार मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ ईरान ने ऐसा प्लान भी बनाया जिसके बूते वो अपनी बोट के दम पर अमेरिका की वॉरशिप से लड़ाई लड़ रहा है। खाड़ी की जंग में बोट वर्सेस युद्धपोत। ईरान के शिकारी अमेरिकी दैत्य पर भारी। समुंदर पर तैरने वाला विशालकाय दैत्य, अमेरिका का वॉरशिप यूएसएस अब्राहम लिंकन। ईरान को घेरने के लिए अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े वॉरशिप को अरब सागर में तैनात कर दिया था, लेकिन ईरान पर हमले और खामनेई की मौत से बिफरे ईरान ने अमेरिका के सबसे मजबूत बेड़े को चैलेंज दे दिया। खबर आई कि ईरान की सेना ने यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमला किया, अमेरिका के सबसे बड़े बेड़े को डुबोने की कोशिश की और इसके लिए ईरान ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। यानी ईरान सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर में अमेरिका को चैलेंज कर रहा है, दुनिया की सबसे मजबूत नेवी को अपनी ताकत का एहसास करवा रहा है। लेकिन सवाल है कैसे? तो इसका जवाब है ईरान अपने स्मॉल स्केल पावर का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान अमेरिका पर हमले के लिए छोटे बोट्स का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के छोटे शिकारी अमेरिका की नेवी को बड़ी टक्कर दे रहे हैं। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की हाई स्पीड मिसाइल बोट हैदर 110 वो हथियार है जो समंदर में बड़े से बड़े दुश्मन को मात देने का मादा रखती है। इसी ईरानी बोट ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी नौसेना के लिए चुनौती खड़ी कर दी। आपको बता दें हाइडर 110 को हाल ही में आयोजित कई सैन्य अभ्यासों के दौरान देखा गया था। यह बोट लगभग 110 नॉट्स यानी 204 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। इसे तेज हमले और तेजी से पीछे हटने के लिए डिजाइन किया गया। इसमें 2 ईरानी मेड एंटीशिप क्रूज मिसाइलों को भी जोड़ा गया। हाइडर का ऑपरेशनल एरिया लगभग 650 किलोमीटर है।
दूसरी तरफ ईरान की मिसाइलों ने 11 देशों को दहला दिया है, जिसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर ईरान के पास इतनी भारी तादाद में हथियारों का जखीरा आया कहां से। पिछले साल जून 2025 में 12 दिनों की लड़ाई यानी ऑपरेशन राइजिंग लॉयन में इजरायली सेना सिर्फ 48 घंटों में ही ईरान पर हावी हो गई थी। ईरान के पूरे एयर स्पेस पर कब्जा हो गया था। हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें और उनके लॉन्च पैड तक तबाह कर दिए थे। लेकिन खतरा सिर्फ टला था। ईरान को पता था कि हमला फिर होगा और इसलिए ईरान ने अपनी तैयारी तेज कर दी थी। पहली लड़ाई से पहले ईरान ने हर साल 2.5 हजार से 8,000 मिसाइल बनाने का फैसला लिया था। लेकिन उसके बाद इजरायली इंटेलिजेंस ने आशंका जाहिर की थी कि ईरान हर महीने 300 से ज्यादा सटीक बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। यानी हर साल ईरानी सेना को 3600 मिसाइलें मिलने का टारगेट रखा गया था। और अब जिस तरह से ईरान अपनी मिसाइलों से इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों को दहला रहा है, उसने साफ कर दिया है कि ईरान की तैयारी बढ़ी है और फिलहाल वो रुकने वाला नहीं। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट पर हमला कर रहा है। वहां मौजूद अमेरिकी ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। दुबई से लेकर सऊदी अरब तक, कतर से यूएई और इराक तक ईरान ने खैबर शेकन मिसाइल और सुसाइड ड्रोन से हमले किए। मिडिल ईस्ट में ईरान ने 2500 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन फायर किए। इनमें से ज्यादातर मिसाइल और ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहे। ईरान ने बुधवार को सबसे बड़ा हमला दुबई में अमेरिकी कॉन्सुलेट पर किया। कामिकाज़े ड्रोन से हमले के बाद कॉन्सुलेट में आग लग गई, लेकिन कोई घायल नहीं हुआ। ईरान ने एक दिन में अकेले यूएई पर 3 मिसाइल और 121 ड्रोन से हमले किए। जंग शुरू होने के बाद से ईरान ने अकेले यूएई पर 186 बैलिस्टिक मिसाइलें और 812 ड्रोन दागे, जो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा है। हालांकि इनमें से ज्यादातर हमले नाकाम कर दिए गए। कतर भी ईरान के निशाने पर है। ईरान ने कतर को मिसाइल और ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश की। ईरान ने कतर में लगे अमेरिका के बैलिस्टिक मिसाइल अर्ली वार्निंग रडार को उड़ा दिया। यह रडार मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आसमानी आंख थी। $1.1 बिलियन का रडार 5000 किलोमीटर दूर से दुश्मन के मिसाइल को डिटेक्ट कर सकता है। इसे 2013 में अल उदैद एयरबेस के पास लगाया गया था, जो मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस। यहां से अमेरिका पूरे इलाके में अपनी सेना को सपोर्ट करता है। यह रडार पैट्रियट या थर्ड जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट करने का मौका देता है। इस रडार के नष्ट होने से अमेरिका को झटका मिला है। इसके बाद कतर ने भी ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचाया। ईरान के 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करके मार गिराया। कतर की सीमा में घुसे ईरान के 2 फाइटर जेट्स को भी मार गिराया गया। ईरान ने फिर सऊदी अरब को भी निशाना बनाया। रियाद में अमेरिकन एम्बेसी में CIA के स्टेशन को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया। इस हमले में CIA का एक स्टेशन गिर गया। सऊदी अरब की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर भी ड्रोन हमले की कोशिश की गई, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेबनान बॉर्डर पर इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भयंकर जंग जारी। हिजबुल्लाह और इजराइल के सैनिकों के बीच लगातार फायरिंग हो रही। हिजबुल्लाह इजराइल पर जवाबी हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान शहर खोला में एक इजरायली टैंक पर हमला किया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह इजराइल पर खामनेई के फोटो वाले रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहा है। उत्तरी इजराइल और गोलन हाइट्स में IDF के ठिकानों को निशाना बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।